बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी मार्बल साहिवाल और मैं हूं उस्मान। तो अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मार्बल का इरादा किया आपने कारोबार शुरू करने का, तो इस कारोबार के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। दोस्तों, अगर आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने इरादा किया है मार्बल का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में ये वीडियो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। इसमें हम आपको दोनों एंगल से चीजें समझाएंगे कि अगर आप मार्बल का ही कारोबार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए, या इसमें ये चीजें भी हम कवर करेंगे कि कारोबार आपने कामयाब तरीके से किसी भी कारोबार को कामयाब कैसे करना है। तो जनरल जो बातें होती हैं कारोबार से मुतल्लिक वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर की जाएंगी। तो आइए मैं आपको आज सबसे पहले अपने सिटी मार्बल साहिवाल की आपको सैर करवाता हूं और बताता हूं कि इसमें एक जनरल ओवरव्यू देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सी मशीनरी इंस्टॉल्ड है, इसका ऑफिस कैसा है, इसमें मार्बल की कौन कौन सी इकसाम पड़ी हुई हैं और दीगर मालूमात जो भी इससे जनरल ओवरव्यू एक देता हूं कि आपको सिटी मार्बल साहिवाल किस तरह का, किस पोजीशन में इस वक्त है। तो दोस्तों, मोहम्मदपुर रोड 89 रोड भी कहलाता है, साहिवाल का मशहूर रोड है ये। साहिवाल शहर के तकरीबन कह लें कि आप शुमाली साइड पे ये जो मोहम्मदपुर रोड 89 रोड कहलाता है, इसके ऊपर वाक़ है जी हमारा ये सेटअप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो कामयाबी बख्शी है सिटी मार्बल साहिवाल। ये आप उसका फ्रंट व्यू इस वक्त देख रहे हैं। तकरीबन 12 मरले जगह के अंदर ये हमारा ये सेटअप है। उसके आगे रोड के आगे काफ़ी जगह है और ये देखिए हमारा स्टॉक बार पड़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा काउंटर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। बस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अपना ब्रांड नेम डिसाइड करना कि आपने किस नाम के बोर्ड के नीचे बैठ के अपना काम स्टार्ट करना है। इस नाम के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए और क्या सोच के रखा जाता है। ऐसे ही नाम नहीं रख लिया जाता, कुछ सोचा जाता है उसके बाद रखा जाता है। कहेंगे कि सिटी मार्बल्स हमने क्यों रखा, ये नाम हमारा सिटी मार्बल्स क्यों है, बिस्मिल्लाह मार्बल क्यों नहीं है, या उस्मान मार्बल क्यों नहीं है, या इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है। सबसे पहले बीच में एक छोटी सी एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करते हैं। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो स्टार्ट में ही ये लॉन बनाया गया था अपनी फैक्ट्री के सामने। ये आप भी ज़रूर इस तरह की ग्रीनरी और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर ऐड करें अपने कारोबार के अंदर। इससे फ़ायदा ये होता है कि दिल लगा रहता है, काम तो करना ही होता है, तो साथ साथ में दिल भी लगा रहा है काम के अंदर, तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं जो सिटी मार्बल्स के ऊपर बड़ी बाकायदगी के साथ चलाया जाता है। परिंदों के लिए पानी और ये बाजरा। ये हमने तो कोई परिंदा इस वक्त पानी नहीं पी रहा या बाजरा नहीं खा रहा, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन इस जगह पे मैं बैठा अपने ऑफिस से देख रहा होता हूँ तो मुख्तलिफ परिंदे आते हैं, तो मुझे मुफ्त में एंजॉयमेंट भी मिलती है, दिन को सुकून भी मिलता रहता है। डेली इस जगह पे हमारा बाजरा डाला जाता है और पानी डाला जाता है और परिंदों को हम बैठे देखते रहते हैं कि वो किस तरह आके इस पानी से एंजॉय करते हैं और दुआएं भी यकीनन उनके दिल से निकलती होंगी। तो नाम रखने के बारे में मैं बात कर रहा था कि नाम के हवाले से एवं ही नाम क्यों नहीं रख लिया जाता। मैंने जब नाम को रखा तो मैंने सोचा कि नाम याद करने में लोगों की जुबानों पे आने से और लोगों के दिलों में रह जाने के लिए आसान होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका नाम सिटी मार्बल्स रखा था। ये एक मेरी सोच थी। और इसके अलावा हमारा एक स्टोर भी चल रहा है, शॉपिंग स्टोर शादमान टाउन के अंदर सिटी शॉपिंग के नाम से, तो हमारा इसीलिए वो एक ब्रांड नेम बन गया, क्योंकि उससे पहले मैंने भी ये सोच के मैंने उस कारोबार का नाम भी सिटी जनरल स्टोर के नाम से रखा था। तो उसके बाद मैंने इसका नाम भी सिटी मार्बल्स इसलिए रखा कि ये बोलने में आसान है और अट्रैक्टिव भी है। खूबसूरत खूबसूरत पौधे आपका दिल लगाई रखते हैं। इनको जब हम फारिग टाइम के अंदर पानी देते हैं, इस लॉन के अंदर बैठते हैं, कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं तो एक अच्छा सा माहौल लगता है इसके साथ। तो आइए लेके चलते हैं सबसे पहले आपको इसके ऑफिस की जानिब की। ऑफिस किस तरह का है, ये हमारे ऑफिस में हम एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले के बारे में क्या कॉस्ट आती है, क्या इसके ऊपर देखा जाना लगाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, जो अपनी समझ के मुताबिक हम कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में बताएं। तो वीडियो की इस ओवरव्यू सिटी मार्बल्स का एक ओवरव्यू दिखाने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, उसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे कि हर चीज़ पे तकरीबन कितनी कॉस्ट आएगी। अगर आज आप इस कारोबार को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, ऑफिस से लेके मशीनरी वगैरह तक, और छोटी छोटी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि बीच में जॉट डाउन करते जाएं और आपको सम अप करके बता दें कि तकरीबन आपका कितना खर्चा आज अगर आप ये मार्बल फैक्ट्री सेट करते हैं तो उस पर आएगा। इस बारे में आपको मैंने बताया ऑफिस का साइज है 20 बाय 20 इस वक्त मेरे पास, और तकरीबन ये जो जगह है जिसके ऊपर, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये इस वक्त यूनिट सारा बना हुआ है, ये 12 मरले के करीब मेरे पास ये जगह है। तो आए आपको लेके चलते हैं बाहर जो सेटअप है, जिस तरह हमारा स्टॉक पड़ा है, जिधर मशीनरी लगी है, वहां लेके चलते हैं। ये ऑफिस है हमारा। ऑफिस से हम एंटर हुए थे, वापस आ गए हैं। ये उसके साथ में
जो हमारा एक गोदाम है, जिसे हम कह सकते हैं दुकान को हम गोदाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ये मार्बल की पट्टी पड़ी हुई है, इधर कुछ काउंटर पड़े हुए हैं और ज़रूरी सामान जो तैयार करने के लिए ग्राइंडर वगैरह होता है वो रखा गया है। सकते हैं एंट्रेंस है हमारी गैराज जिसे बोल सकते हैं, बिल्डिंग हमारी जो है इस तरह का कुछ नक्शा है इसका। और काउंटर पीसी जो हमारे किचन स्लैब्स लगते हैं फर्मे बनाने के लिए, जितने भी स्लैब्स वगैरह होते हैं ये आप देख सकते हैं। ज़ेबरा पड़ा हुआ है, टवीरा पड़ा हुआ है, ट्रॉपिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, बादल वगैरह के काउंटर पड़े हैं, टवीरा, फिर टिप्पी पड़ा हुआ है हमारे पास, ज़ेबरा पड़ा हुआ है, ये लाइट कलर का टवीरा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सिल्की नॉन पॉलिश के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये एक एंट्रेंस है हमारी जिसके ऊपर ये सारे किचन स्लैब्स रखे गए हैं। कुछ स्लैब्स बाहर पड़े थे, आपने देखे। मैंने ये कारोबार स्टार्ट किया था तो 2010 के अंदर मैंने ये बिल्डिंग कंसिडर की थी। ये सारा सामान ये जो है ये बना हुआ था, बाकी जो मशीनरी का ये शेड वगैरह उसके बाद लगाया गया और थोड़ा थोड़ा साथ साथ इसको सेट करते रहे। तकरीबन 12 मरले जगह के ऊपर ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखाई ये पहले से हुई थी, उस वक्त किराए पे ये मैंने जगह लेते हैं। ये हमारा स्टॉक एरिया, ये तैयार माल को इस तरह सेट करके रखा गया है यहाँ पे, ताकि कस्टमर के लिए ज़रा अट्रैक्शन पैदा हो और उसे पता चले कि कौन कौन सी वैरायटी कितनी मिकदार में आपके पास पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये इधर भी आप देख सकते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारा स्टॉक है। ये 4 ज़ेबरे के कुछ स्टेप्स के लिए हमारे पास डंडे, इसे देसी ज़ुबान में हम बोलते हैं, बड़े बड़े स्लैब्स फुट चौड़ाई के अंदर और लंबाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं जाती हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं, ये पॉलिश मशीन है। इस वक्त ब्रेक का टाइम चल रहा है तो इसलिए ये सारी मशीनरी बंद है, तो मैं उस वक्त वीडियो बना रहा हूँ ताकि शोर ना हो। तो ये पॉलिशिंग प्रोसेस है, ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके ऊपर हम इस तरह के ये जो है नॉन पॉलिश डंडे रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉन पॉलिश हालत में। और ये आप देख रहे हैं इधर मैला हुआ है, इसको कुछ पाउडर वगैरह लगाई, ये पॉलिश होने के बाद इस तरह की शक्ल इख्तियार की है इसने। और ये इस जगह पे हुआ है, इसके ऊपर ये सारी ये जो वटियाँ जिसे हम बोलते हैं पड़ी हुई हैं, ये इस मशीन के ऊपर लगाने के बाद ये भी पड़ी हैं। ये कुछ पैड पड़े हुए हैं, ये येलो वटी पड़ी हुई है, ये इस तरह से लगाने से पॉलिश हम तैयार करते हैं। सीढ़ियों के स्टेप्स और किचन स्लैब जो है वो पॉलिश दिए जाते हैं। जो फ्लोर का माल है वो ये जो सामने पड़ा है ये तो नॉन पॉलिश ही जाता है, लगने के बाद रगड़ाई होता है लोगों के घरों में जाके। अच्छा जी, ये देखें, ये एक मशीन है, ठीक है, इसको हम बड़ा कटर बोलते हैं, टेबल कटर बोलते हैं। ये तकरीबन 18 फुट लंबाई लाइनों के अंदर मौजूद है इस वक्त हमारे पास। और ये इसका स्लैब काटने के लिए इसमें अप डाउन फंक्शन भी होता है इस मशीन के अंदर। ये जो आप साइड से ये वाला एरिया देख रहे हैं, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये ऊपर और नीचे हो जाता है। तो ये ब्लेड जो आपका सामने लगा हुआ है ये ऊपर जाके भी कटिंग करता है और नीचे जाके सेक्शन भी करता है। यानी कि ये देख सकते हैं, ये मोटा जो एक गुटका है ये 1 फुट बाय फुट का पड़ा हुआ है, ये 1 फुट बाय 2 फुट में पड़ा हुआ है। इस मोटे गुटके के अंदर से ये मशीन ऐसे सेक्शन करती है। तकरीबन 3 टाइलें जो होती हैं, तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन 3 टाइलें 4 सूत्र की इस तरह से एक वाले में से निकल आती हैं इसके अंदर से। उसके लिए ये वाली मशीन जो मैंने आपको दिखाई है, जूम इन करके दोबारा दिखाता हूँ, ये यूज़ होती है। ये ऊपर चली जाती है और फिर दोबारा इसको नीचे भी हम अप डाउन कर सकते हैं। 2 मल्टी फंक्शनल मशीन है ये। उसके बाद ये हमारा छोटा टेबल कटर आ गया। सेक्शन तो नहीं करता ये, वैसे करने की कैपेबिलिटी है, इसको हमने मुसलसल नीचे रखा हुआ है। ये गुनिया मशीन कहलाती है। इस पर रीसाइजिंग भी आप कर सकते हैं। स्कार्टिंग्स जो काटते हैं, जो टाइलों के काट के दीवारों के साथ लगती हैं, वो वाली स्कार्टिंग और ये रीसाइजिंग जो है, ये मटेरियल जो है आप देख सकते हैं, ये इस तरह की टाइलें होती हैं। ये हम पूरे 12 इंच में और पूरे 24 इंच में आती है। तो हम इसको इस मशीन के ऊपर इसके ज़रिए इसको रीसाइज करते हैं। 11.5 इस तरह कर देते हैं और 23 इस तरह कर देते हैं। इस तरह से किनारे भी साफ़ हो जाते हैं। जैसे ये तैयार पड़ा हुआ है माल, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके किनारे साफ़ हो जाते हैं और सारा एक साइज़ में हो सकता है। गुनिया के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें ये देख सकते हैं आप। बहुत ज़रूरी पॉइंट जो आपको बताऊँ, ये तमाम जितनी भी कटिंग है, पॉलिशिंग प्रोसेस भी मैंने आपको दिखाया, पॉलिश की मशीन दिखाई और ये 2 आपको कटर दिखाए हैं। ये जितनी भी कटिंग है ये इस वक्त हमारी हो सकती है जब मशीनें चल रही होती हैं। एक वीडियो ऐड करूँगा इसके अंदर इंशाल्लाह जिसमें ये मशीन चल भी रही होगी, ठीक है। ये देखें, ये पानी के साथ ये कटिंग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कितना पानी कहाँ से आता है। पानी बेसिकली रिसाइकिल हो रहा होता है। ये पानी जो है, मैं इसका साइकिल आपको दिखा देता हूँ। ये मशीन से गिर रहा है, यहाँ से चलता हुआ ये पानी से नाली में आएगा। ये सफाई एंड पे शाम को करते हैं, जब हम लोग काम बंद करके जाने लगे थे उसको सफाई करते हैं। तो इस नाली से होता हुआ ये यहाँ से इस तरह से चलता हुआ ये पूरा पाथवे है इसका, यहाँ से ये नाली होती हुई ये जाके
तो ये पाउडर अपने साथ पानी लेके आ रहा होता है, कटिंग वाला पाउडर। ये देखेंगे स्लज के साथ ये वाला टैंक भर चुका है। अभी इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस होगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी टैंक्स क्लीनिंग का प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले 3 पार्टीशन वाले ये हौद के अंदर आता है। इधर आके यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पाउडर इधर बैठ जाता है, फिर कुछ साफ होने के बाद दूसरा टैंक आता है, उसके अंदर कुछ पाउडर बैठ जाता है, और फिर तीसरा टैंक आता है। इसके अंदर कदरे साफ पानी जो है वो दोबारा ये 2 पंप लगे हुए हैं, ये इस तरह से ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर हमारे फिर दोबारा टैंक्स हैं। तो टैंक्स का जो पानी है ऊपर से फिर दोबारा वापस मशीनों पे आता है, वो उस मशीन पे भी इस तरह से आता है। और जो मैंने आपको प्रोसेस सारा समझाया कि इस तरह से होता है, वो दोबारा ये साइकिल करता रहता है ये वाला पानी। मार्बल की 2 लाइंस हैं बेसिकली, 2 जगहों से मुख्तलिफ जगहों से मार्बल जो मेन स्ट्रीम लाइंस हैं वो 2 हैं। एक हमारा ये ग्रे मार्बल है, ये तमाम मार्बल जो ग्रे वाला है ये जैसे आप देख रहे हैं मीडियम वाइट हमारे पास पड़ा, ठीक है। बादल वगैरह होते हैं, इस तरह के बादल पत्थर होता है। ये जितना भी पत्थर है ये हमारा स्वात वाले एरिया से आ रहा है। दूसरा जो मेन स्ट्रीम लाइन है हमारी वो है बलोचिस्तान, कराची उसका सोर्स है। कराची से ये परचेजिंग होती है। ये टिप्पी ये जो ब्राउन वाले जितने भी हैं, ब्राउन हो गए, चॉकलेट वाला हो गया, इस तरह से मिलते जुलते जितने भी पत्थर हैं ब्राउन वाले, वो हमारे बलोचिस्तान बेल्ट के हैं। वो कराची मंगू पीर रोड से परचेजिंग उनकी होती है। वहाँ पे बड़े बड़े यूनिट्स लगे हुए हैं, और वहाँ से कटने के बाद ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। वो एक और मेन चीज़ आपको जो सबसे पहले करनी है अगर आप मार्बल का बिजनेस करने जा रहे हैं, मैंने मशीनरी भी आपको दिखाई, एरिया आपको दिखाया, स्टॉक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी। तो सबसे पहला जो काम है इस मशीनरी को चलाने के लिए वो है ये ट्रांसफार्मर। 25 का मिनिमम लगाया जाता है, और 50 का भी आप लगा सकते हैं, 100 तक का भी लोगों को, जितना आपका बड़ा काम है उस हवाले से जो है। ये देखिए ये सारा एक सर्किट बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टर्स हैं। और आगे चल के मैं बताऊंगा नेक्स्ट जो फेज चलने लगा वीडियो का वो ये है कि कितने में ये पूरा सेटअप लगेगा। आज की तारीख में ये सेटअप पूरा कितने में लगेगा वो भी आपको इंशाल्लाह बताने जा रहे हैं। लेकिन ये ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, 25 kV का आपको लगाना पड़ेगा मिनिमम, या उसके बाद 50 का या 100 का या 200 का, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ बिजनेस ये आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पंखे इस तरह से मशीनों के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि गर्मियों के अंदर बहुत मुश्किल होता है। तो ये पंखा देख रहे हैं आप, हर मशीन के ऊपर एक इंस्टॉल्ड है, ये इस वक्त चल रहा है पंखा। ये बड़ी मशीन के लिए हमारे पास अलहदा से एक पंखा लगा है। कारीगर जब काम करता है तो उसको हवा की ज़रूरत होती है। ये पॉलिश मशीन आप देख रहे हैं, इस पॉलिश मशीन के ऊपर जहाँ पर ये बंदा खड़ा होकर काम करता है उसके ऊपर एक पंखा लगाया गया। इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी आपको आगाही दूँ तो आपके पास मुकम्मल टूल होने चाहिए। जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो छोटे छोटे प्रॉब्लम, जब ये मशीनरी चलेगी तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स तो आएंगे। ये इसमें कोई नट काबला और मामला चलेंगे, कभी बेल्ट चेंज करने पड़ेंगे, कभी अप डाउन मोटर के अंदर खराबी आएगी, बहुत सारे मसाइल आते हैं जब काम चलता है। क्योंकि ये पानी के अंदर मशीनें चल रही होती हैं तो इनकी ज़रा मेंटेनेंस ज़्यादा ही निकल रही होती है। तो इस तरह की रेडी जो हाथ रेडी है, ये 2-3 रेडियों की ज़रूरत होती है आपको। जब रीसाइजिंग चलती है, ये जब टाइल कटी है तो इसके इस साइड से और इस साइड से आधा इंच की ये वाली कांतरें उतरेंगी, ठीक है जी। इनको कहीं ना कहीं आपने फेंकना है तो इसकी जगह का तयन भी होना चाहिए कि आपने जब जगह डिसाइड करनी है अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए या आप कर रहे हैं तो उसको फेंकने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। जो आबादी वाले एरियाज़ हैं उनमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको फेंकने की। वो इकट्ठा करके फिर ट्रॉली के ज़रिए आपको उठवा के कहीं और इसको फेंकना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे जगह मौजूद है तो इसलिए लोग आके भर्तियाँ डालने के लिए उठा के ले जाते हैं, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप काम करने जा रहे हैं, जगह का तयन जब आपने करना तो इस चीज़ का ख्याल करना है। इस तरह से वज़ू खाना छोटा सा एक जगह जो है अपना मतलब सफाई वगैरह के लिए, अपनी सफाई के लिए कारीगर जो हजरात होते हैं उनको मुँह हाथ वगैरह धोने के लिए बना होना चाहिए आपके सेटअप के अंदर। तो ये हमारा एक लेबर रूम है जिसके लिए आपको भी ज़रूरत पड़ती है जब आपके हेल्पर कारीगर हजरात और जो भी अमला है आपकी टीम जो है उसके लिए कुकिंग करनी है, कुछ चाय वगैरह पकानी है, इस तरह की ये चीज़ और लेबर रूम का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी टीम बैठी है इस वक्त, इंजॉय कर रहे हैं, लंच ब्रेक है तो चाय पी रहे हैं। देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब टूटा हुआ मार्बल क्यों पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि जब ये हम लोग कटिंग करते हैं, मुख्तलिफ फर्में बनाते हैं। एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ, ये आप लाइन देख रहे हैं, एक मार्बल का पीस पड़ा हुआ उसके ऊपर लाइन लगी हुई है। तो ये जब जो रिक्वायरमेंट एरिया हमारा वो ये वाला है, ठीक है। नीचे वाला रिक्वायर्ड एरिया जो ऊपर पट्टी बचेगी वो बच जाएगी, वो बेशुमार इस तरह की पट्टियाँ बचती हैं। ये देख सकते हैं, ये डायगोनल फॉर्म में रिक्वायरमेंट ही हमारी इस तरह थी। कस्टमर के पास जो लगना था, जहाँ पे सेटिंग होनी थी तो वो इस तरह डायगोनल लगना था। अब ये पूरे पीस इस तरह के पूरे पीस के अंदर से जब कटा ये वाला एरिया, तो जो साथ से उतरा वो वेस्ट बन गई। तो वो वेस्ट बन के यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है। वो उसका कोई काम और नहीं हो सकता, वो किसी मार्बल कटिंग के अंदर नहीं आ सकती। वैसे मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है।
लेकिन वो जब वेस्ट निकलती है तो फिर इस तरह की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। और ये वाली अमूमन निकलती है किचन स्लैब्स की कटिंग के अंदर से। और सीढ़ी के स्टेप जो अब हम काट रहे होते हैं, जो मोटा है, जो 6 सूतर के अंदर है, ये देख सकते हैं, मैं आपको उठा के दिखा रहा हूँ, ये मोटाई के अंदर है, ठीक है। तो ये जब किचन कटिंग वगैरह होती है उसके अंदर से निकलती है, ये एक फॉर्म निकलती है। दूसरी हमारी जो टाइलें फ्लोर के लिए तैयार हो रही होती हैं, जब वो तैयार हो रही होती हैं तो वो कभी कभी मिस हैंडलिंग की वजह से या कोई नक्स होने की वजह से इस तरह से टूट जाती हैं। तो ये 4 सूतर में निकलता है खपचा हमारा, इसे हम खपचा बोलते हैं। और ये 6 सूतर और 9 सूतर के अंदर निकलता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने बाइफरकेट किया हुआ 3 हिस्सों में। 4 सूतर की 2 इकसाम है, जो बिल्कुल छोटे पीसीज हो जाती हैं, उनका अलग से रेट है। हम लोग यहाँ पे उसको 200 रुपये मन के हिसाब से सेल करते हैं, तोल के। लोग लगा लेते हैं अपने घरों में जाके कॉस्ट बचाने के लिए, फर्श पक्का करने के लिए इसको लगा के, फिलिंग लगा के फर्श तैयार कर लेते हैं। और इसकी जो बड़े पीसीज हैं, जिनके अंदर से हम अभी समझें कि 6-12 की टाइल निकाल सकते थे इस पीस के अंदर से, इसको मैंने अलहदा से रखा हुआ, क्योंकि बिजली भी बहुत महंगी है आजकल, तो आपको पता ही है। तो हम लोग इसको 300 रुपये मन के हिसाब से इसी तरह बेच देते हैं कि कोई अपना आसान हो जाएगा, उसकी लेबर बच जाएगी, कम टाइम के अंदर ये लगाया जाएगा, ठीक है। और ये जो पीसेस निकलते हैं हमारे, इसी तरह ये थोड़े बड़े साइज में निकलते हैं वेस्ट हमारी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा किचन टॉप्स और सीढ़ियाँ जब हम सेल करते हैं तो उस तरह की वेस्ट जब हमारी इकट्ठी होती है तो उसको हम 200 रुपये मन के हिसाब से बेचते हैं। बहुत से बिजनेस जो होते हैं, वो मार्बल बिजनेस खास तौर पे, या और भी कोई भी बिजनेस होते हैं, वो उनके फ्लॉप होने की ये वजह होती है कि वो कॉस्टिंग सही नहीं करते। अभी मैंने जो आपको बाहर दिखाया है मामला, इतने ज्यादा वेस्ट पीसीज हैं, इसको मैनेज कैसे करना है, इसको कॉस्ट में किस तरह से डालना है, अपनी प्राइस किस तरह से रखनी है। कंपटीशन के अंदर आके लोग ये समझ रहे होते हैं इतने का खरीदा, ये पीस है एक मेरे हाथ में, ये 10 रुपए का खरीदा है और 20 रुपए का बेच दिया, तो इसका मतलब है कि मेरे 10 रुपए प्रॉफिट आ गए। ऐसा नहीं होता। ये सारी वेस्टेज जो भी मामला आते हैं, इसके मटेरियल यूज हो रहा है आपका, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ये सारी मैनेज करना बहुत जरूरी है कामयाब बिजनेस करने के लिए। अदरवाइज आप अपनी रास खाना शुरू कर देंगे। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। तो मैंने आपको इसका व्यू दिया कि किस तरह से अपनी कॉस्ट को आपने मैनेज करना है। तो मैंने मार्बल के इस कारखाने का आपको विजिट करवाया और उसमें जनरल बातें, मोटी मोटी कह लें कि बातें आपको बताई कि मार्बल के कारोबार के अंदर बेसिकली क्या क्या काम हो रहे होते हैं। आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी बातें देखने के बाद, इतनी ये मशीनरी वगैरह और सारी चीज़ें देखने के बाद, शॉर्ट सा एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार मार्बल का काम किया जाए या ना किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना, अगर कोई आपको दे तो मेरा ख्याल है कि ये आपके साथ ज्यादती करेगा। मेरे ख्याल से इसका जो असल जवाब है वो ये है कि कारोबार कोई भी हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो फर्नीचर का हो, या वो कोई फूड का बिजनेस आप करने जा रहे हों, बहुत सारे फील्ड के अंदर जब आप देखेंगे अपने आसपास तो बहुत सारे उसी से मिलते जुलते कारोबार फ्लॉप भी हुए होंगे, बंद भी हो गए होंगे, और बहुत से कारोबार कामयाब भी हो गए होंगे। कारोबार कोई भी हो, उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है लगन और यकीन। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कोई काम करते हैं और अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं कि वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, नेक नियति के साथ अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं और अपने काम के साथ मुखलस रहते हैं, लॉयल्टी के साथ वो काम करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करता है। एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू अल्लाह ताला आपको गुजारता है। कुछ मुश्किलात सामने आती हैं, स्टार्ट के अंदर कोई भी कारोबार हो उसके अंदर बहुत सी मुश्किलात आती हैं। अगर आप उनके अंदर से गुजरते जाते हैं और वो टेस्ट पास करते जाते हैं तो एक दिन कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। वीडियो को शॉर्ट करते हैं, जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मार्बल का कारोबार अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो सबसे पहली चीज़, सिर्फ मार्बल का ही नहीं बल्कि कोई भी कारोबार करना हो तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जगह का तयन। वैसे तो जगह का तयन एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी गहराई है, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मैं ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह इसके अंदर कवर कर देता हूँ। कारोबार जो भी करते हैं उसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपकी सप्लाईज होती हैं, दूसरा आपका कस्टमर होता है। तो कस्टमर तब आता है जब आपकी सप्लाईज आ जाती हैं, आपके पास मटेरियल पहुंच जाता है। तो हर कारोबार की अपनी नौयत होती है। मार्बल के वाले से अगर बात की जाए तो उसकी अप्रोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मार्बल के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 10 व्हीलर कम से कम ट्रक आते हैं जो अनलोड करने होते हैं। तो आप जब काम करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 10 व्हीलर ट्रक भी आना है। उस हवाले से ज़रा ईजी अप्रोच होनी चाहिए ट्रक की, तो सामान पहुँचाने तक जो है आसानी रहे, ना कि रोज़मर्रा का काम है। यह सामान तो पता नहीं, जब काम चलता है तो फिर रोज़ आते हैं, रोज़ ट्रक पहुंचते हैं, रोज़ उतरवाने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसी जगह का
चुनाव करना होता है कि जिसमें आपके आसानी से आपकी जो सामान पहुंचने वाली मामलात हैं वो उसमें कवर हो जाए। दूसरी बात आती है आपका कस्टमर के हवाले से भी आप देख लें कि एक बाज़ार ऐसा है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जा सकती, या कोई ऐसा जगह तंग सी जगह जिसमें हर बंदा अप्रोच नहीं कर सकता। मार्बल का कारोबार ऐसा है कि जिसमें गाड़ियों में बैठ के ज़्यादातर लोग आपके पास अप्रोच करते हैं और बहुत कम टाइम होता है। जो भी घर कंस्ट्रक्शन करवा रहा था उसके पास टाइम बहुत कम होता है, तो वो इजी अप्रोच चाह रहा होता है कि जहाँ पे मुझे पार्किंग भी अच्छी मिल जाए और मुझे आसानी रहे मुझे आप तक अप्रोच करने में, जिस दुकान तक अप्रोच करने में वो उस दुकान पे जाना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पॉइंट्स मैंने आपको, आप इसके ऊपर सोचें। और भी बहुत से पॉइंट होंगे, मैंने बताया ये बहुत डिटेल टॉपिक है। तो सबसे पहला चीज़ है जगह का तयन बहुत सोच समझ के करें। एरिया कितना होना चाहिए? मार्बल का काम करने के लिए 1 कनाल एरिया कम से कम होना चाहिए। मैं 12 मरले में काम कर रहा हूँ, जो मैंने आपको सेटअप दिखाया वो 12 मरले के अंदर है। उसके आगे थोड़ा सा रोड साइड भी हमें जगह मिली हुई है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो किसी वक्त ख़त्म भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है आपको जो जगह चाहिए वो कम से कम 1 कनाल जगह चाहिए जिसके अंदर मार्बल का काम किया जा सकता है। उसके बाद जगह का तयन करने के बाद सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी कि ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर को कोशिश करें 25 नहीं 50 का लगाएं, क्योंकि आपकी जो मशीनरी है वो काफ़ी हैवी मशीनरी लोड होता है। उसके ऊपर 30 हॉर्स पावर की मोटर होती है। ये जो मेरे पास मशीन इस वक्त चल रही है 30 हॉर्स पावर है। उसके बाद 15 से 10 हॉर्स पावर है, 5 हॉर्स पावर की है। फिर उसके बाद कोई पानी के पंप्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये 25 का ट्रांसफार्मर कम पड़ जाता है। आप 25 नहीं 50 का लगाएं। उसका बिल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप काम ज़्यादा करते हैं तो बिल तो ज़्यादा आता ही है, लेकिन ज़्यादा काम में आप उसको कवर कर जाते हैं। तो जगह सेलेक्ट कर लेने के बाद और ये ट्रांसफार्मर बिजली का मामला हल कर लेने के बाद आपने जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्बल के अंदर अगर आप मार्बल का काम करने जा रहे हैं तो 2 मेन लाइंस हैं। एक स्वात की लाइन है जिसमें आपको बनेर, मर्दान, पेशावर, शबकदर इस तरह के इलाकों से आपको मार्बल की जो मतलब जहाँ से हम लोग फैक्ट्रीज़ वाले माल मंगवाते हैं वहाँ पे आपको ये सारा सिलसिला मिलता है कि वहाँ से माल आता है। तो दूसरी जो मेन लाइन है वो आपकी बलूचिस्तान जो बेल्ट है उसका सारा मार्बल कराची मंगू पीर रोड से मंगवाया जाता है। तो आपको इन दोनों लाइंस पे मेहनत करनी होगी, आपको विज़िट करने होंगे। अगर आप मार्बल का काम करने जा रहे हैं तो आपको ये दोनों जगह विज़िट करनी पड़ेंगी। हमेशा अपना रूटीन आइटम से काम स्टार्ट करना चाहिए। पहले उसकी वर्किंग ये होनी चाहिए कि रूटीन में क्या चीज़ जो चल रही है जो रुकेगी नहीं, काम हमेशा वहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप ये मॉडल अपनाते हैं कि ऐसी चीज़ रखें जो दूसरों के पास नहीं पड़ी हुई, तो याद रखें कि वो किसी वजह से दूसरों के पास नहीं पड़ी हुई। बहुत बार समझदार लोग मौजूद हैं, बहुत बहुत अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद होते हैं, अगर उनके पास वो चीज़ नहीं है तो किसी वजह से नहीं है, वो नहीं चलती तो इस वजह से नहीं है। ठीक है, तो ये गलती बहुत से लोग कर जाते हैं कि यूनिक बनाने के चक्करों में ऐसा स्टॉक ले आते हैं जो उनसे डेड आइटम होता। परचेजिंग करते वक्त ख्याल करना है बहुत ज़्यादा ख्याल से। जितना आप अच्छा माल और सस्ता माल ख़रीद के लाएंगे, बचत असल में सस्ता माल ख़रीदने में है। आप महंगा बेच नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे दुकानदार आपके आसपास भी बैठे होते हैं। बहुत अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जब भी कोई कारोबार नया स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मार्बल का है चाहे वो कोई और है, तो स्टार्ट में एक्सपेंसेस को शॉर्ट रखना होता है। बहुत सारे लोग गलत मैंने देखे बिजनेस स्टार्ट में फ्लॉप इसलिए हुए कि उन्होंने स्टार्ट गलत ले लिया, एक्सपेंसेस स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए, महंगे कारीगर हायर किए, महंगा सामान ले लिया, बहुत ज़्यादा रेनोवेशन पे पैसा लगा दिया, और जिस बतख ने सोने के अंडे देने थे उसके ऊपर काम ही ना किया। लिहाजा काम जब भी स्टार्ट करें तो स्टार्ट में अपने एक्सपेंसेस शॉर्ट रखें। चंद तरीके बता देता हूँ मार्बल के कारोबार में कैसे एक्सपेंसेस शॉर्ट रखे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई जो महंगी लेबर है वो मत लें, आपको धोखा भी दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी अमला जो उनसा है वो उसको स्टार्ट में अपॉइंट करें, गैर ज़रूरी अमले को स्टार्ट में अपॉइंट ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करने की कोशिश करें। गैर ज़रूरी डेकोरेशन वगैरह पे अपना ख़र्चा मत करें। जो मेन ख़र्चा करना है या जो काम करने के हैं वो आपकी मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, आपका डिस्प्ले ज़रूर अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर आपका स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। टीम बनाकर काम करें। जो भी आपने अमला हायर किया अपने साथ काम करने के लिए, उसको अपना मुलाजम कभी भी ना समझें, उसको अपनी टीम समझें। जब आप टीम समझेंगे तो आपको उनकी ज़रूरियात और उनको उनके एंड पे जो भी उनकी बेचारों की मजबूरियाँ और प्रॉब्लम्स हैं उनकी समझ आएगी। उनको समझेंगे तो वो आपको अपना समझेंगे, और जब अपना समझ के काम करेंगे तो ये आपकी कामयाबी की बहुत बड़ी कड़ी होगी। जब वर्किंग कर रहे हो काम की तो उसके अंदर सबसे बड़ी की जाने वाली गलती है कि बड़े बड़े एक्सपेंसेस जो हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे जिसे देसी लैंग्वेज में कहा जाए अखराजात जो हैं वो तो कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, छोटे छोटे अखराजात को कैलकुलेट नहीं किया जाता।
यानी कि आपने खाली प्लॉट लेके अगर काम शुरू किया, मार्बल का काम के एग्जांपल आप ले लेते हैं कि अगर खाली प्लॉट के अंदर आपने काम स्टार्ट किया है तो वो उसके अंदर क्या खर्चे ऐसे होंगे जो आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे होंगे। आपने उसकी मशीनरी की कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ली होगी, उसकी बिल्डिंग के ऊपर जो आपने बनाई चीज़ें वो कैलकुलेट आपने ज़रूर कर ली होंगी, और इस तरह की वायरिंग वगैरह जो आपका इलेक्ट्रिक का जो भी आया होगा, आपका ट्रांसफार्मर पे जो खर्चा आया होगा, वो जो भी मामला है वो सारे आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे। लेकिन हो सकता है कि आपने जो आपके ऑफिस के फ्लोर पे टाइल लगनी थी या मार्बल लगना था उसका खर्चा कैलकुलेट ना किया हो, जो ऑफिस का कंप्यूटर खरीदना था उसको आपने कैलकुलेट ना किया हो, जो डिस्प्ले रैक्स आपने लगाने थे या जो भी लकड़ी या कारपेंटर से काम करवाना था जिसके अंदर आपने अपना डिस्प्ले बनाना था, उसका खर्चा आपने मिस एस्टिमेट किया हो, अंडर एस्टिमेट किया हो। तो कहने का मकसद ये है कि छोटे छोटे खर्चों पे भी नज़र रखनी है, आपने गौर करना है कि क्या क्या खर्चे हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम दे के अपनी वर्किंग को मुकम्मल करना है काम स्टार्ट करने से पहले कि आपका इसके ऊपर असल में कितना बजट लगने जा रहा है। तो अब मैं आपको अपने फाइनल स्टेजेस पे वीडियो को लेके आ रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि असल में अगर आप आज मार्बल का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मिनिमम लेवल उसका क्या हो सकता है। मैं आपको ये जो मिनिमम लेवल है आपका काम करने का, वो उसमें कह लें कि सिर्फ 3 गाड़ियाँ आपने ट्रक्स मंगवाई हैं। एक आपकी जो लाइन थी स्वात लाइन की, उससे आपकी गाड़ी आई, एक आपकी कराची वाली साइड से अगर मार्बल का ट्रक मंगवा लेते हैं आप, और तीसरी का आप जो है वो ऑर्डर पे रखते हैं, अपनी डिमांड के ऊपर रखते हैं कि ये जैसे जैसे आपको ऑर्डर आएगा तो उसके लिए तीसरी गाड़ी भी आपको फौरी मंगवानी पड़ेगी, चंद दिनों के बाद या एक आधे महीने के अंदर अंदर आपको मंगवानी पड़ेगी। ज़ाहिर है वो भी इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगी। तो ये बेसिक लेवल की इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल कम। 3 गाड़ियों में अगर हम मुख्तलिफ किस्म का माल मंगवाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये 25 से 30 लाख रुपये आपको चाहिए होगा। ट्रांसफार्मर की कॉस्ट वेरी कर सकती है, आपकी जगह के हिसाब से हो सकता है खंभा बहुत दूर से आप लेके आए, लाइनें ज़्यादा लग जाएँ और उसमें आपको कॉस्ट वेरी कर सकती है। लेकिन 25 के ट्रांसफार्मर का कम से कम खर्चा 10 से 15 लाख रुपया मेरा ख्याल है कि आजकल हो जाएगा। तो मशीनरी वगैरह मिला के और बिल्डिंग और जो भी, वो डिपेंड करता है कि आपने बिल्डिंग किस तरह की लिए, किराए पे ली है, आपकी अपनी जगह या जो भी है, उसके ऊपर जो आपने उसको मार्बल के वाले से सेटलमेंट करनी है तो उसके ऊपर मज़ीद आपके मशीनरी प्लस ये चीज़ों के 20 से 25 लाख रुपया खर्चा आ सकता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर बेसिक लेवल से काम आज स्टार्ट करना चाहे मार्बल के वाले से, तकरीबन इतना यूनिट जो मैंने आपको दिखाया या इससे मिलता जुलता यूनिट कोई आप बनाना चाहें तो वो मेरा ख्याल के मुताबिक कोई 65 से 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मांगेगा स्टार्ट करने के लिए। बढ़ाते तो आप फिर जितना मर्जी जाएं, चाहे 4 करोड़ डाल दें तो वो उसमें आप जितना बड़ा मर्जी लेवल ले जाएं आप और आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा खाते किस तरह से चलाने हैं, क्या क्या चीज़ों का और ख्याल करना है, ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मतलब कि एक टॉपिक है। इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मज़ीद वीडियोस बनेगी इंशाल्लाह। किसी दिन आपको बताएंगे कि अगर आप मार्बल फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल करना है, खातों के अंदर कैसे बचना है नुकसानात से, ये एक वीडियो और बनाई जाएगी। आज की वीडियो में अपना महदूद करते हैं, इसी स्टफ तक इसको महदूद करके आपको इसको क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्तों में जो वीडियोस बने तो इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहें और आपको कोई ना कोई फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला सलामत रखे, आप तमाम लोगों के कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।